हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग LRDA ऑफ द डे पजल का डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली मैंने फेसबुक ग्रुप पे अपडेट किया था कि हम लोग डेली LRDA प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर देंगे एंड फर्स्ट जो पजल था वो कल शाम को ही अपडेट हुआ था 6 बजे एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था स्टूडेंट्स का कि यार हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड जो कल का पजल था उसमें भी अप्रॉक्स 200 प्लस स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे, मतलब 200 ने अगर कमेंट किया है उनका सॉल्व हुआ है तो एटलीस्ट 500 to 600 स्टूडेंट्स ने ट्राई भी किया होगा वो क्वेश्चन। एंड मैंने ये एक चीज़ भी बोला था कि यार अगर आपको प्रॉब्लम आता है एंड इफ़ यू वांट कि यार इसके ऊपर वीडियो अगर मिल जाएगा तो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा, तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि येस यू नीड द वीडियो सोल्यूशन, तो मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा। तो क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं इसमें कि यार एग्जाम सेंट्रिक आपको कैसे सोचना चाहिए जहाँ पे मैं आपको अपने इनपुट्स दे सकता हूँ, तो इसीलिए आई थॉट कि यार इसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ सो दैट आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए। नाउ ये जो पजल्स हैं वो शाम को हर डेली आपको 6 PM पे अपडेट होंगे फेसबुक ग्रुप पे। ट्राई करूंगा कि यार मैक्सिमम वैरायटी इसमें कवर अप कर पाऊँ। कल अपडेट हुआ था फर्स्ट, आज सेकंड अपडेट होगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट अब वीडियो जो पजल्स हैं वो अपडेट होते जाएंगे। मे बी ये वीडियो अपलोड करना लेट हो जाए 6 बजे के बाद में। एक्चुअली मैंने वीडियो जस्ट रिकॉर्ड ही किया एंड जैसे ही मैं इसको चेक करने लगा अपलोड करने के लिए एंड मुझे पता चला कि मेरा वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अब दोबारा से पूरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं है कि इंपॉर्टेंट है वीडियो, इसीलिए दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स इसमें हम लोग कवर अप करेंगे। एंड एक और चीज़ का मुझे नोटिफिकेशन देना था कि काफ़ी सारे लोग बूस्टर कोर्सेज का वेट कर रहे थे, तो वो लॉन्च हो चुके हैं। वी वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च बूस्टर कोर्सेज। अराउंड 5 years हो चुके हैं हम लोग बूस्टर कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं हर ईयर में, और ये कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रैश कोर्सेज। क्रैश कोर्सेज में और बूस्टर कोर्सेज में एक डिफरेंस रहता है जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, मैं बता देता हूँ सो दैट वो एक वाइज डिसीजन ले पाए अपने लिए। क्रैश कोर्सेज में बेसिकली जो भी रेगुलर कोर्स का कंटेंट है उसको लाइटनिंग स्पीड पे करा दिया जाएगा, और अगर आपके बेसिक्स वीक है तो क्रैश कोर्सेज आपके लिए वर्क नहीं करते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फास्ट पेस पे होगा कि आपके बेसिक्स जो है उसमें कवर अप नहीं हो पाते। एंड जो बूस्टर कोर्स है इसमें हम लोग बेसिक्स पहले से बोल के जाएंगे कि हम लोग बेसिक्स कवर ही नहीं करेंगे। ये बूस्टर कोर्सेज है, जैसे कि नेम ही बूस्टर है, तो ऑटोमेटिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑलरेडी थोड़ा सा फाउंडेशन बन चुका है, उनको एडवांस लेवल प्रैक्टिस चाहिए, ये उन लोगों के लिए बूस्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं। नाउ कि यार क्या आपको क्रैश कोर्सेज के लिए सोचना चाहिए या बूस्टर कोर्सेज के लिए सोचना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंस समझा दिया, तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो इसके लिए। जो रेगुलर कोर्स है हमारा उसमें हम लोग पूरा बेसिक से डिटेल में कवर अप करते हैं, बट बूस्टर कोर्सेज में हम लोग बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे। डिटेल में यहाँ पे भी कवर होगा बट बेसिक से स्टार्ट नहीं होगा, ये डिफरेंस है रेगुलर और बूस्टर में। तो अगर आपके बेसिक्स वीक है एंड इफ यू वांट कि यार मुझे बेसिक्स भी करना है और मुझे बाद में बूस्टर भी साथ में मिल जाए, तो आप हमारे रेगुलर कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। अभी एक ऑफर है कि अगर आप रेगुलर कोर्स के लिए एनरोल करते हो तो आपको बूस्टर कोर्स उसमें इंक्लूडेड मिल जाएगा, और अगर आप बूस्टर के लिए एनरोल करना चाहते हो, आपके ऑटोमेटिकली पहले से बेसिक्स आपके कवर्ड है, तो आप बूस्टर कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हो। जो कोर्स फीस है बूस्टर कोर्स का उस पर अभी 2000 रुपीज़ डिस्काउंट अवेलेबल है, तो 8000 आएगा। तो अकॉर्डिंगली अगर आप एनरोल करना चाहते हो आप कर सकते हो। जो क्लासेज है वो सितंबर मिड के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। जल्दी ही जो एनरोल कर चुके हैं उनको अपडेट आ जाएगा, एग्जैक्ट डेट क्लासेस का एंड ऑल दैट। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना पजल पे वापस आते हैं। सबसे ज़्यादा मुद्दे की बात हमारा है पजल के रिलेटेड, तो इसके लिए बात करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ पॉइंट्स हैं, सारे के सारे हम लोग कवर अप करेंगे। कुछ लोगों ने क्या अप्रोच यूज़ किया, कुछ लोगों ने क्या अप्रोच यूज़ किया, स्टूडेंट्स ने सोल्यूशंस डाले थे अपने, तो मैंने उनको एनालाइज किया, तो कुछ गड़बड़ हैं अभी, तो वो सारे मैं अभी कवर करता हूँ। ये था पजल, एक एक करके सारे पॉइंट्स पहले रीड करते हैं कि यार गिवन क्या क्या है। सबसे पहले बोला जा रहा है इन अ मल्टीनेशनल कंपनी देयर वर मेनली 2 डिपार्टमेंट्स, HR डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। पहली बात ये, कोई कंपनी है जिसमें 2 डिपार्टमेंट है, HR एंड मार्केटिंग। अब होता क्या है कि कई बार डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है कि जो मैं माइंड में रिटेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता लग रहा है यार बहुत ज़्यादा डेटा है, मेरे माइंड में रहेगा नहीं, सो इट्स बेटर कि मैं उनको नोट डाउन कर लूँ। बट अभी के लिए क्योंकि HR एंड मार्केटिंग 2 ही डोमेन है, 2 ही सेक्टर है, 2 ही डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये मेरे माइंड में रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं रिटेन कर सकता हूँ इतना सा डेटा। तो मैं अलग से यहाँ पे नोट डाउन करने का ट्राई नहीं करूँगा अभी के लिए, बाद में ज़रूरत लगेगा ज़रूर करूँगा, अभी के लिए नहीं करूँगा। देन एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दीज 2 डिपार्टमेंट्स वाज 200, मतलब HR प्लस मार्केटिंग को मिला के जो टोटल लोग हैं वो 200 है, 200। HR डिपार्टमेंट हैज मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, HR प्लस मार्केटिंग 200 है, HR का वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मार्केटिंग, तो आई कैन क्लियरली से दैट HR का जो वैल्यू होगा वो 100 से ज़्यादा होगा। HR प्लस मार्केटिंग 200 के इक्वल है, HR इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मार्केटिंग, तो हाफ से ज़्यादा ही होगा HR, तो ऑटोमेटिकली 100 से ज़्यादा ही होगा HR। नाउ City X and City Y were shortlisted as the 2 cities where the employees of the office would be taken
फॉर देयर मीटिंग विद फॉरेन क्लाइंट्स। कुछ मीटिंग के लिए होगा, कहानी खिचड़ी है, मेरे काम की नहीं है, बट ये मेरे काम का है कि यार 2 सिटीज़ हैं, सिटी एक्स एंड वाई। अब डेटा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बढ़ रहा है, रिटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मे बी मैं सीरी एरर कर दूँ अगर मैं ना लिखूँ, तो थोड़ा सा एक और पढ़ लेते हैं आगे। अगर थोड़ा सा और लगेगा यार कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है तो लिखने के लिए बढ़ जाएंगे आगे, अगर नहीं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा होगा तो माइंड में ही रिटेन रखेंगे। देन कह रहा था एम्प्लॉइज वर आस्क्ड टू वोट फॉर वन ऑफ द गिवन 2 सिटीज। अब वोटिंग भी चलने वाला है, मतलब खिचड़ी पक जाएगी अगर मैं माइंड में सारी चीज़ें रखूंगा। आप ये बात समझ रहे होगे कि यार अब उनको वोटिंग करना है, और जो एचआर डिपार्टमेंट वाले हैं वो सिटी एक्स के लिए वोट कर रहे हैं, और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं वो सिटी वाई के लिए वोटिंग कर रहे हैं। चलो जी, अब नोट डाउन करना ज़्यादा बेटर वे है, रहता देन मैं दिमाग में अपने लेके चलूँ सारी चीज़ें, फ़ायदा नहीं होगा, चीज़ें मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब मैंने क्या बोला यार, मेरे पास 2 चीज़ें हो रही हैं। एचआर जो है वो सिटी एक्स के लिए वोटिंग करता है, जो मार्केटिंग वाला है सिटी वाई के लिए वोटिंग करता है, और एचआर का जो डेटा है वो मार्केटिंग से बड़ा है। ऑल्सो एचआर प्लस मार्केटिंग जो है वो 200 के इक्वल है। जो जो इंपॉर्टेंट डेटा था मैंने सारा का सारा सामने नोट डाउन कर दिया। ठीक ना, क्योंकि अगर एचआर का डेटा ज़्यादा है और एचआर वाले सारे एक्स को वोट कर रहे हैं और मार्केटिंग वाले सारे वाई को वोट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक्स का वैल्यू शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन दैट ऑफ वाई। एज सिंपल एज दैट। यार पता है एचआर वाले लोग ज़्यादा है मार्केटिंग से, तो अगर एचआर वाले सारे एक्स को वोट कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले सारे वाई को वोट कर रहे हैं, तो एचआर वाले लोग ज़्यादा होने की वजह से एक्स वाले लोग ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वाई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ तक पहुँचे, देन कहा जा रहा है, हाँ, द वोटिंग वॉज कंक्लूडेड and it was observed that 100 employees voted for city X and 100 employees voted for city Y। यहाँ तक आते आते आपको नजर आएगा यार, मुझे समझ में आया था X should be greater than that of Y, बट यहाँ तो अलग ही खिचड़ी बन गया। क्या बना कि यार X को भी 100 वोट मिले हैं, Y को भी 100 वोट मिले हैं। भैया अगर ऐसा हो गया, दोनों को 100 वोट मिले, तो मतलब ये वाले जो लोग हैं एचआर और मार्केटिंग वाले, इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करा है। इनकी वजह से क्या हुआ, जो कि X का वैल्यू ज़्यादा था Y के, अब क्या हुआ, X का वैल्यू जो होगा वो इक्वल हो गया Y के, 100 हो गया दोनों। मतलब कुछ ना कुछ इन दोनों लोगों ने गड़बड़ करा है, उसकी वजह से इक्वल वैल्यू हुआ। ठीक है, और उसने क्लैरिटी के लिए आगे भी दे दिया, देयर वाज क्रॉस वोटिंग ऑन आइदर साइड। क्रॉस वोटिंग हो गया जी, मतलब क्या है, क्या जो एक्स को वोट देने वाले थे उनमें से कुछ लोगों ने वाई को वोट दे दिया, जो वाई को वोट देने वाले थे उन लोगों में से कुछ ने एक्स को वोट दे दिया, तो क्रॉस वोटिंग हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 100 वैल्यू जो है वो इक्वल हो गया। ठीक है, नाउ एवरी एम्प्लॉई ऑफ द ऑफिस बोथ डिपार्टमेंट्स वोटेड। तो भैया हर एक एम्प्लॉई ने वोट करा है, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दोगे, वोटिंग करना पड़ेगा। इट वॉज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉई ऑफ ईच ऑफ द ब्रांचेज हु क्रॉस वोटेड वॉज अ नेचुरल नंबर। मैं आपके सोल्यूशन चेक कर रहा था, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने ये वाला पॉइंट जो है वो समझा नहीं अच्छे से। जो परसेंटेज का वैल्यू है ना वो भी नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, तो इसका मतलब जानते हो नेचुरल नंबर क्या रहता है भैया। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी सारे नेचुरल नंबर है, डेसिमल नहीं होंगे। मतलब परसेंटेज ऑफ क्रॉस वोटिंग होगा या तो 1%, या होगा 2%, या होगा 3%, या 4%, या 5%, या 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, अप टू कितना वैल्यू, अप टू 25%। 25% से छोटा ही रहेगा, मतलब 1% से लेकर 24% तक का ही क्रॉस वोटिंग हो सकता है। 1%, 2%, 3%, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 24% में नेचुरल नंबर वैल्यू मुझे चाहिए जिनका क्रॉस वोटिंग हो सकता है। और जो भी परसेंटेज का वैल्यू निकलेगा, मान लो किसी चीज़ का मैं 1% निकाल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो 1% का एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगा भैया वो भी तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा पर्सन एक्स सिटी को वोट कर दे, या आधा है उसका जो अपर बॉडी है वो एक्स को वोट कर दे, लोअर बॉडी जो है वो वाई को वोट कर दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक पर्सन एक ही जगह पे वोट करेगा, तो अगर कोई एक पर्सन है तो उसका पूरा का पूरा वोट काउंट होगा एक्स। तो मतलब अगर मैं किसी चीज़ का परसेंटेज निकाल रहा हूँ, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी नेचुरल नंबर की फॉर्मेट में ही रहना चाहिए। इसी पे पूरा क्वेश्चन बनाया गया था। बाकी हम क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते हैं कि यार यहाँ पे क्या क्या डिमांड हमसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ मार्केटिंग। में कैन बी का मतलब भैया ऑप्शंस में से जाना है, आपको अपना जेनरिक कोई अप्रोच लगा के अपना टाइम खराब नहीं करना है। कैन का मतलब क्या है कि यार ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से मुझे कोई आंसर मिलेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मुद्दे की बात है, क्या है कि यार अगर ऑप्शन है ए 50 60 80, 3 ऑप्शन है 50 60 80, थर्ड है नन ऑफ दीज, तो अगर मैं चेकिंग करने ही वाला हूँ ऑप्शंस की, तो मेरा आइडियल वे ऑफ चेकिंग क्या होना चाहिए, पहले एक्सट्रीम वालों को चेक करो, 50 और 80 को चेक करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको आंसर इन्हीं में मिल जाएगा। पहले 50 और 80 में चेक करो, अगर 50 80 सेटिस्फाई नहीं होता देन 60 को चेक करो, एंड अगर 60 भी सेटिस्फाई नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आपका नन ऑफ दीज आंसर बन जाता। ये वे ऑफ सॉल्विंग है। कैन का मतलब क्या है यार, होता क्या है ना जनरली कि यार आपका जो आंसर होता है ना कि इस रेंज से बड़ा होना चाहिए या फिर इस रेंज से छोटा होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सट्रीम पे आंसर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ट्राई करो कि यार पहले आप एक्सट्रीम पोजीशंस पे चेक करो, देन अकॉर्डिंगली आप बाकियों के लिए चेक करो। एंड क्या आपको जेनरिक अप्रोच बनाने का जरूरत है। जेनरिक एज इन ऐसा कि यार एचआर वाले अगर एक्स को वोट करते हैं तो एचआर मान लो हमने डाल दिया कि यार ए पर्सन है एचआर वाले,
तो मार्केटिंग वाले 200 माइनस ए हो जाएंगे। देन आप बोलो कि यार एचआर में से कुछ लोग जो है लेट इट भी, आप एक और वेरिएबल डाल दो कि उन्होंने एक्स को वोट दिया हो तो बाकी वाले वाई को वोट देंगे। सिमिलरली मार्केटिंग वाले वाई हैं तो ऑटोमेटिकली उन्होंने किसी को वोट दिया होगा, तो खिचड़ी पक जाएगा। अननेसेसरी, जरूरत नहीं है ना, हमें स्टेप मार्किंग के तो मार्क्स नहीं मिल रहे कि हम लोग अपना इतना टाइम ज़्यादा इसमें स्पेंड कर दें। मैडम खुश तो नहीं हो जाएगी कि भैया बहुत अच्छा आपने बहुत ज़्यादा स्टेप लिखे, बहुत ज़्यादा नंबर दे दें, कोई फायदा नहीं। अननेसेसरी इनइक्वालिटी बनाए, उनको सॉल्व करें, प्रॉब्लमेटिक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते हैं और क्लियर होगा। फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एज कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, मतलब पहले क्वेश्चन में जो वैल्यू निकालोगे वो अगले में भी हेल्प करेगा। बढ़िया बात है, मतलब फर्स्ट को सॉल्व कर लो, सेकंड आपका साथ में फ्री मिलेगा। फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एज कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट सॉल्व करो, सेकंड एंड थर्ड फ्री। फर्स्ट सॉल्व करो, सेकंड एंड थर्ड फ्री। बढ़िया यार, ये ऑप्शन तो बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट हु वोटेड फॉर सिटी एक्स 1/11th ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट हु वोटेड फॉर सिटी वाई, देन परसेंटेज क्रॉस वोटिंग डन बाय द एम्प्लॉइज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। अब ये आपके ऊपर आता है भैया, मुझे फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम कंडीशन में या नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है यार एक और पजल आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को छोड़कर, तो ऑब्वियसली आप उस पर ट्राई करोगे। अगर आपको लग रहा है यार कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन पे मैं कर ही लूंगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप करने का ट्राई करोगे। क्योंकि हम लोग अभी अप्रोच सीख रहे हैं तो हम लोग तो सारे ही क्वेश्चन करेंगे। एंड फोर्थ क्वेश्चन के लिए या बाकी सारे क्वेश्चन के लिए बेस्ट वे क्या है सॉल्विंग का, वो हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, मुझे पता है यार मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, सबसे पहला है एचआर वाला, दूसरा है मेरे पास मार्केटिंग वाला। अब एचआर में एक्चुअल कितने परसेंट थे, एचआर में एक्चुअल कितने परसेंट थे, 100 से ज़्यादा थे, क्योंकि एचआर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ मार्केटिंग। बट एग्जैक्ट वैल्यू कितना था मुझे नहीं पता। मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्चुअल वैल्यू, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब एचआर में से कुछ लोग एक्स को वोट करेंगे, कुछ लोग वाई को वोट करेंगे। सिमिलरली मार्केटिंग में कुछ लोग एक्स को वोट करेंगे, कुछ वाई को वोट करेंगे। बट एंड में क्या हुआ था, 100 एम्प्लॉइज वोटेड फॉर सिटी एक्स, 100 एम्प्लॉइज वोटेड फॉर सिटी वाई। मतलब इन दोनों का जो सम होगा और इन दोनों का जो सम होगा वो 100 के इक्वल होगा। दैट इज दिस शुड बी इक्वल टू 100, दिस शुड बी इक्वल टू 100। मैंने नोट डाउन कर लिया, जो जो चीज़ें मेरे सामने पड़ी हुई हैं उनको मैं डिले नहीं करूँगा नोट डाउन करने में, मैं लिख लूँगा, काम आएंगी, यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक, अब मैंने बोला यार चलो पहली ऑप्शन चेक करते हैं। मान लो मैंने बोला 50, मार्केटिंग वाले 50 हैं, तो मैंने बोल दिया यार एक्चुअल पर्सन मार्केटिंग वाले हो गए 50, तो ऑटोमेटिकली एचआर वाले हो जाएंगे 150। एचआर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मार्केटिंग, एचआर प्लस मार्केटिंग इज इक्वल टू 200। सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, बढ़िया चल रहा है गेम। अब ऑलरेडी मुझे एक पॉइंट क्या गिवन था कि यार कुछ लोग मार्केटिंग वाले ऐसे ज़रूर होंगे जो कि क्रॉस वोटिंग करेंगे, कुछ लोग एचआर वाले ऐसे ज़रूर होंगे जो क्रॉस वोटिंग करेंगे। मतलब कम से कम 1% ऐसा ज़रूर होगा, जैसे एचआर का मेन है मोटिव एक्स को वोट करना, मार्केटिंग का मेन मोटिव है वाई को वोट करना, तो कम से कम 1% ऐसा ज़रूर होगा जो यहाँ पे वोट कर बैठेगा, कम से कम 1% ऐसा ज़रूर होगा जो यहाँ पे वोट कर बैठेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यार एक भी पर्सन मार्केटिंग में ऐसा ना हो या फिर एचआर में ऐसा ना हो जो कि क्रॉस वोटिंग ना करे। वो मजबूरी है, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑलरेडी कह दिया there was cross voting on either side. Some employees of HR department and some employees of marketing actually voted for city X। मतलब क्रॉस वोटिंग हुआ ही हुआ है, कम से कम एक वैल्यू तो आना ही पड़ेगा। ठीक ना, अगर भैया एक वैल्यू आना ही आना है तो मुझे क्या पता चलता है 50 में से जो क्रॉस वोटिंग होगा कम से कम भी एक वैल्यू यहाँ पे आएगा, कम से कम भी एक वैल्यू यहाँ पे आना ही पड़ेगा, मजबूरी है, कम से कम एक वैल्यू का यहाँ पे आना मजबूरी है। तो भैया अगर एक वैल्यू यहाँ पे आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 49 वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ। क्लियर है, एज सिंपल एज दैट कि यार ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं 49 यहाँ पे रख रहा हूँ तो कम से कम भी यहाँ पे मुझे 51 चाहिए होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 49 है तो 49 प्लस 51 ही तो 100 बनेगा। तो कम से कम यहाँ पे 51 आना मजबूरी है, कम से कम, इससे कम वैल्यू नहीं आएगा। मान लो यहाँ पे आप डालो यार मैं 50 यहाँ पे डाल दूँ तो क्या होगा, इस पॉइंट पे 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो कम से कम मुझे इस पॉइंट पे 51 वैल्यू डालना मजबूरी है, यहाँ पे 49 आ जाएगा। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि क्रॉस वोटिंग कितने का हुआ एचआर के केस में। एचआर में अगर यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 99 है, तो क्रॉस वोटिंग हो गया भैया 51 का आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 150। जबकि मुझे ऑलरेडी पता है यार क्रॉस वोटिंग जो होगा वो लेस देन 25% है, 25% के इक्वल है, 25% से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। एंड इफ वी टॉक अबाउट 51 डिवाइडेड बाय 150, दैट वैल्यू इज क्लोज टू 33%। 150 का 33% होता है 50, तो 51 वैल्यू तो 33% से बड़ी हो गई। तो इसका मतलब है यार ये तो कभी भी पॉसिबल होगा नहीं। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, पहले आपको एक्सट्रीम केसेस चेक कर लेने चाहिए। तो उसका मतलब क्या होगा, सेकंड एक्सट्रीम केस विल बी, आप 80 के लिए चेक करो, यहाँ पे 80 रख दिए, यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक, नाउ अगर मैंने यहाँ पे 120 रखा और नीचे आपने 80 रख दिया
तो इसके बाद में हमें ये बात समझ में आती है कि यार कम से कम भी यहाँ पे अगर मैं 1% भी डाल देता हूँ, 1% यहाँ पे भी डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 79 से ज़्यादा वैल्यू मैं नहीं लेके जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे 79 आ रही है तो यहाँ पे 21 आना कन्फर्म है, कम से कम 21 आना कन्फर्म है। बट 21 वैल्यू के साथ होगा क्या, मान लो यहाँ पे 21 आया, यहाँ पे 79 आया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे पहुँच जाएगा 99, तो क्या होगा, मेरे पास परसेंटेज क्रॉस वोटिंग कितने का हुआ, 21 आउट ऑफ 120, ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू होगी इंटीग्रल नहीं है भैया, ये तो काम खराब हो गया। अब इंटीग्रल वैल्यू पे पहुंचे कैसे, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू भी मेरे पास नेचुरल नंबर आना चाहिए, परसेंटेज वैल्यू भी मेरे पास नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो कैसे पहुंचे, क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई हुई है ये चीज़ें कि यार कैसे पहुंचते हो हम इन वैल्यूज़ में। आपको भी एक बार समझा देता हूँ, काम आएगी ये चीज़, ठीक है। देखो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ठीक है। हमने बोला कि यार अगर मैं बात करता हूँ 100% की, 100% ऑफ HR, ये मुझे ऑलरेडी पता है 120 के इक्वल है, एज सिंपल एज दैट। अब 100% का 50% निकालना हो मुझे पता है यार हाफ कर दूंगा, 25% निकालना हो मुझे पता है 1/4 कर दूंगा, 20% निकालना है मुझे पता है 1/5 कर दूंगा, 10% निकालना है मुझे पता है 1/10 कर दूंगा, एंड अगर मुझे 1% निकालना है तो मैं 1/100 कर दूंगा। तो 1% निकालना बड़ा बेसिक सा फंडा है, कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हम नहीं कर रहे। तो अगर मैं 1% पे टारगेट करता हूँ कि यार 1% का अगर क्रॉस वोटिंग होता तो मेरे पास 120 डिवाइडेड बाय 100 होता, तो आई कैन से दैट 1.2 होता। ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, 1% का वैल्यू इंटीग्रल चाहिए और एब्सोल्यूट वैल्यू भी इंटीग्रल चाहिए। ऑलरेडी बताया था ना कि यार अपर बॉडी x को वोट नहीं करेगा और लोअर बॉडी y को वोट कर देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो 1% का वैल्यू अगर 1.2 है तो भैया 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल 2.4, डबल हो गया। 3% मतलब 3 टाइम्स हो गया, 4% मतलब 4 टाइम्स हो गया, और 5% मतलब 5 टाइम्स हो गया। अब 5% पे मुझे इंटीग्रल वैल्यू मिला। अब इसके बाद क्या होगा, 6% पे मेरा वैल्यू 6 प्लस 1.2 हो जाएगा, जो कि इंटीग्रल नहीं आएगा। 7% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2.4 हो जाएगा। 5% प्लस 2% कर रहे हैं ना। सिमिलरली 8% का वैल्यू 5% प्लस 3% विच इज इक्वल टू 5% का वैल्यू 6 है, और 3% का वैल्यू जो है 3.6 है। तो नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू मुझे कहाँ पे मिलेगा, पहला मिला 5% पे, अगला वैल्यू मुझे मिलेगा 10% पे। आई होप जो इतने बेसिक्स आपको आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो अगर 5% का वैल्यू आपका 6 बन रहा है, रब कर दे रहा हूँ पीछे, बैक जा रहा हूँ। अगर 5% का वैल्यू आपको इंटीग्रल मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 6, तो उसके बाद कौन सा वैल्यू इंटीग्रल मिलेगा, 5% का आपको 6 मिल रहा है, देन 10% का आपको 12 मिलेगा, देन आपको 15% का मिलेगा 18 के इक्वल, देन आपको 20% का मिलेगा 24 के इक्वल, देन उसके बाद में 25% का वैल्यू मिलेगा आपको 30 के इक्वल। बट मुझे ऑलरेडी क्या पता है कि यार मेरा वैल्यू शुड बी लेस देन दैट ऑफ 25%, मतलब ये वाला सिनेरियो तो पॉसिबल नहीं है। 25% वाला वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, इंटीग्रल चाहे आ रहा है बट मेरा परसेंटेज वैल्यू शुड बी लेस देन दैट ऑफ 25%, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल। मतलब ये 4 वैल्यूज बचे जो पॉसिबल होंगे, बट जैसा कि मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट करा कि यार कम से कम भी 21% का इंक्रीमेंट नहीं, क्रॉस वोटिंग होना चाहिए। क्यों कि यार यहाँ पे कम से कम 1 वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 79 वैल्यू रख सकते हो, तो यहाँ पे कम से कम भी 21 वैल्यू रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो अगर 21 वैल्यू आपको रखना है जो कि इंटीग्रल नहीं आया, अब यहाँ पे जो क्रॉस वोटिंग होगा ये 21 से ज़्यादा का होगा। अब 21 से ज़्यादा 6 तो नहीं है, कट गया, 12 तो नहीं है, कट गया, 18 तो नहीं है, कट गया। मतलब क्या होगा, एक ही वैल्यू पॉसिबल हो रहा है जो कि मेरा पूरा केस सेटिस्फाई कर देगा, दैट विल बी 20% का जो वैल्यू होगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 24, कि 24 का क्रॉस वोटिंग हो जाए। ठीक है, देखते हैं, रब कर दें इसको, रब कर देते हैं। मैंने क्या बोला कि 20% का अगर मेरे पास क्रॉस वोटिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे 24% ऐसे होंगे जिन्होंने क्रॉस वोट किया। 120 में से 24 गए, दैट विल बी इक्वल टू 96। 96 में 4 ऐड हुआ 100, 24 में 76 ऐड हुआ 100। अब गलती एक यहाँ पे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि यार मैंने 24 का निकाल लिया कि यार वैल्यू मेरी इंटीग्रल आ रही है या नेचुरल नंबर में आ रही है, तो मुझे अब इसका भी चेक करना होगा यार। अब इसका क्रॉस वोटिंग ये वाला है, इसका क्रॉस वोटिंग ये वाला मार्केटिंग का, तो 4 डिवाइडेड बाय 80 क्या मेरे पास नेचुरल नंबर वैल्यू आ रही है, तो भैया आ रही है 5%। तो yes, this case will be satisfied and this is the only case that will be satisfied using the value of C to be 80. ठीक, now फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं इजीली दे सकता हूँ विदाउट एनी ट्रबल। सेकंड क्वेश्चन, फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करने के बाद में कह रहा है एज कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट, हाउ मेनी एम्प्लॉइज फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वोटेड फॉर सिटी एक्स। मुझे मिल रहा है भैया 4 है, तो मेरा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एज कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट। ठीक है जी, द परसेंटेज क्रॉस वोटिंग डन बाय द एम्प्लॉइज इन HR डिपार्टमेंट वॉज, तो HR डिपार्टमेंट में कितना हुआ था
24 डिवाइडेड बाय 120 एंड दैट वाज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू कितना 24 डिवाइडेड बाय 120 मतलब 1/5 मतलब 20%, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। गेम क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन के लिए क्या किया जाए, लास्ट क्वेश्चन के लिए क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ठीक है। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिफिकल्ट था नहीं, अगर कंसेप्ट समझ में आता तो आप इजीली आंसर को मार्क कर सकते थे, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट हु वोटेड फॉर सिटी एक्स इज 1/11 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ HR डिपार्टमेंट। मतलब क्या है कि यार ये वाला और इसका, इन दोनों का रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है कि यार 1/11 था उसके। मतलब क्या हुआ कि यार अगर इस पॉइंट पे वैल्यू A का तो इस पॉइंट पे वैल्यू 11A का, ठीक है। अब रेदर देन कि मैं वैल्यूज को A की टर्म में सॉल्व करूं, बेटर क्या रहेगा, कह रहा है देन परसेंटेज क्रॉस वोटिंग डन बाय एम्प्लॉइज ऑफ द HR डिपार्टमेंट इज अननेसेसरी। मैं इनइक्वालिटीज नहीं बनाना चाहता, मैं मैथ्स नहीं बनाना चाहता LRDI को। नॉर्मली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ऑप्शन है 15, 20, 10, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ देखते हैं, मान लो मैंने बोला भैया यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 1, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 11, एज सिंपल एज दैट। अगर यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे 11 आता, तो मुझे पता है यार 1 + 99 होगा 100, 11 + 89 होगा 100। मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू बन गया 1 + 89 90, 99 + 11 110। अब जैसे मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, परसेंटेज क्रॉस वोटिंग डन बाय द एम्प्लॉइज ऑफ HR डिपार्टमेंट। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 11 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 निकालेंगे, 10%, 10% आ गया, बढ़िया, खुश हो जाएंगे, आंसर मार्क कर देंगे, भैया सी ऑप्शन आ गया, जो हम जीत गए, हम जीत गए। गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, एग्जामिनर भी चालाक है ना, एग्जामिनर भी चालाक है, वो भी समझता है यार आप गलतियां करते हो, कहाँ पे गलतियां पकड़ लेते हैं। हमने क्या किया यार, HR के लिए चेक करा कि 10% सेटिस्फाई हो रहा है, बट मुझे यहाँ पे इसका क्रॉस वोटिंग भी तो चेक करना है। दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दिस वैल्यू विल बी इक्वल 10/9 विच इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू, या नेचुरल नंबर वैल्यू है ही नहीं। तो मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा। दिस केस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, किसी भी हालत में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये गलती मत करना कि विदाउट क्रॉस चेकिंग आप अपना आंसर दे दो, प्रॉब्लम हो जाएगा। सेकंड केस क्या करते हैं कि यार इसका 1 का वैल्यू बढ़ाते हैं, 2 रखते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 22, ठीक है। अब 98 + 2 100, 28 + 78 विल बी इक्वल टू 100, मतलब यहाँ पे बना 80, यहाँ पे बन जाएगा 120, ठीक है। अब 22 डिवाइडेड बाय 120 इंटीग्रल वैल्यू आएगा नहीं। हम लोग ऑलरेडी पहले क्वेश्चन के लिए सॉल्विंग करते टाइम ही समझ चुके थे कि मेरा जो 20% का वैल्यू आता है वो 24 के इक्वल आता है। तो 22 वैल्यू अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है तो परसेंटेज का वैल्यू कभी भी इंटीग्रल आएगा नहीं। फिर भी करके दिखा देता हूँ, 11 डिवाइडेड बाय 60 कट हुआ 3, 5, 55 डिवाइडेड बाय 3, तो भैया ये नेचुरल नंबर वैल्यू नहीं आ रहा, तो इट विल नॉट सेटिस्फाइड। ये वाला केस भी सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब क्या है, एक और आगे वैल्यू बढ़ाते हैं, एक और वैल्यू आगे बढ़ाते हैं, आगे 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 आगे। यहाँ पे हमने 3 रखा, यहाँ पे हमने 33 रखना पड़ा, यहाँ पे आएगा 97, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 33 से आगे बढ़कर ये पहुँच जाएगा 67, मतलब यहाँ पे आया 70 और यहाँ पे आया 130। अब 33 डिवाइडेड बाय 130 मुझे कैलकुलेट करना है, 33 डिवाइडेड बाय 130 मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे किया जाए, नॉर्मल मेथड ये है कि भैया आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, 330 डिवाइडेड बाय 13 कर दोगे, 13 2 26, 26 में 7 और बचा, 13 5 65, 5 बच रहा है, 13 3 तो 2.53 आ रहा है। 2.53 इंटू 10 अगर वैल्यू पहुँच जा रहा है मेरा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू जो है वो मेरे पास कितना आ रहा है, 25 पॉइंट समथिंग। तो अगर मेरा परसेंटेज 25 से बढ़ गया तो मतलब ये तो केस सेटिस्फाई होगा ही नहीं, ये केस सेटिस्फाई होगा ही नहीं। अब इसके बाद में अगर मैं और आगे बढ़ाने का चेकिंग करने का ट्राई करूं तो यार पॉसिबल होगा नहीं। सिंपल सी बात है कि यार अगर 25% ऑलरेडी वैल्यू पहुंच चुका है तो इसके आगे वाली वैल्यूज 25% से बढ़ती जाएंगी। रीज़न क्या है कि यार यहाँ का वैल्यू अगर मैं 4 रखूँगा, अब यहाँ पे 3 से 4 मूव करा, यहाँ पे वैल्यू 33 से 44 पहुँच गया। ये वाला वैल्यू पहले था 97 का, अब ये पहुँचा 96 का। ये वैल्यू सिर्फ 1 से कम हुआ और ये वाला वैल्यू जो है वो 11 से बढ़ गया। तो अगर 33 के वाला वैल्यू ऑलरेडी 25% से बड़ा आ चुका है तो 44 वाला वैल्यू तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही आएगा ना 25% से। सिंपल सी बात है, क्यों अननेसेसरी कैलकुलेशन करना। तो मुझे पता चल जाएगा मेरा कभी भी अब लेस देन 25% वाली रेंज में आ ही नहीं पाएगा। तो इसके चलते मैं क्या कहूँगा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आई होप से समझ में आ गया होगा पूरा फंक्शनिंग। अगर आपने अननेसेसरी इनइक्वालिटीज के पीछे भागने का ट्राई किया तो वो एक गलत अप्रोच था, वो आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, मेरे साथ मिलके बैठे हो, कुछ नई चीज़ें सीखोगे, 2-4 बात सीख के जाओगे और याद रखोगे शायद मुझे कि यार सिखाया था उस बंदे ने। ठीक है, चलो आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, किसी और अच्छे पजल के साथ में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन
ऑल द बेस्ट। आई होप सो आपको समझ में आया, मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं यार, सर आपके चैनल का पता ही नहीं था, आज पता चला, मुझे कॉल करते हैं, सर आपकी आवाज़ तो सुनी हुई, आप वीडियोस बनाते हो, वही वाले हो। पता ही नहीं होता यार लोगों को चैनल का, तो मेक श्योर ज़रूर शेयर कर दो, क्योंकि हमारा कंटेंट ओरिएंटेड चैनल है तो हर टाइम हम लोग वीडियो नहीं डाल पाते, ऑलरेडी शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। तो ट्राई करते हैं मैक्सिमम जितना हम आउटपुट दे पाएँ उतना आउटपुट देने का ट्राई करेंगे। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।